बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो चलें, अब हमने अपने ऑपरेशन रिसर्च की बुक स्टार्ट की हुई है जिसके हम मेथड पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में कि जो ग्राफिकल मेथड हमने समझा था, तो ये देखें इस बुक में ग्राफिकल एलपी सोल्यूशन दिया हुआ है, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग का सोल्यूशन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ग्राफिकल सोल्यूशन इंक्लूड 2 स्टेप्स। तो इसमें भी देखें फिजिबल सोल्यूशन स्पेस और ऑप्टिमम सोल्यूशन फ्रॉम अमंग ऑल द पॉइंट्स इन द सोल्यूशन स्पेस। तो देखें पिछली वीडियो में हम इसका एक क्वेश्चन कर चुके हैं ग्राफिकल मेथड का। तो यहाँ देखें ये सोल्यूशन ऑफ अ मैक्सिमाइजेशन मॉडल का हम कर रहे हैं, मैक्सिमाइज करेंगे फंक्शन को। तो इसमें देखें 4 कॉन्स्ट्रेंट दिए हुए हैं और x1 और x2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये डिसीजन वेरिएबल होते हैं। तो देखें हमने जो पिछली वीडियो की थी उसमें जस्ट हमने 2 कॉन्स्ट्रेंट को सॉल्व किया था बाय ग्राफिकल मेथड से। तो इसमें हम 4 कॉन्स्ट्रेंट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें ये जो एग्जांपल दी हुई है ना, ये आपको इधर इस तरह समझ नहीं आएगी, तो ये मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ आपको ये ग्राफ भी अभी नहीं समझ आ रहा होगा कि क्या किया है उन्होंने, क्या कैसे ये लाइंस वगैरह लगाई हुई हैं। इसमें तो ये थ्योरी टाइप दिया हुआ है ना, हम दूसरा मैथमेटिकल इसको करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ग्राफिकल मेथड है। सबसे पहले हम क्या फाइंड, इसके भी ना केसेस होते हैं, यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन का क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा एन इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन, अनबाउंडेड सोल्यूशन, वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे करते जाएंगे। तो देखें मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टेड टू ये हमारे पास 1 2 3 4 कॉन्स्ट्रेंट दिए हुए हैं। अच्छा, जो लेस देन इक्वल टू की कंडीशन होती है ना जिस इक्वेशन में या जिसमें भी इनइक्वालिटी ये आ जाए, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, तो उसको हम कॉन्स्ट्रेंट बोलते हैं। तो ये 4 हम इन इक्वेशन नहीं बोलेंगे, कॉन्स्ट्रेंट्स बोलेंगे। और इधर x1 और x2 पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि दोनों क्या है, ग्रेटर है, इक्वल टू है 0 के, या 0 के इक्वल है, या क्या है पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकते। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन देखें, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। अब देखें जो कॉन्स्ट्रेंट है इसको मैंने रोमन काउंटिंग में दे दिया और जो दूसरे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, मतलब इनइक्वालिटी को ख़त्म करेंगे, उनको मैंने इक्वेशन 1 2 मतलब मैथमेटिकल काउंटिंग में दे दिया नंबरिंग। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इस 1 कॉन्स्ट्रेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इक्वल टू 24 हो जाएगा, इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद पुट, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें x1 को 0 रखते हैं। तो जब इक्वेशन 1 में x1 को 0 रखेंगे तो हमारे पास x2 पॉइंट मिलेगा, 6 मिला। तो यहाँ से a हमारे पास पॉइंट आ गया 0,6। इसी तरह आप देखें फिर हम इस इक्वेशन में ना x2 को 0 रखेंगे। तो जब x2 को 0 रखेंगे तो देखें हमारे पास x1 आ जाएगा। यहाँ देखें हमारे पास x1 आ गया 4, तो यहाँ से b पॉइंट बन गया 4,0। अब उसके बाद देखें फॉर इक्वेशन, या ये सॉरी इक्वेशन नहीं आना चाहिए था, यहाँ कॉन्स्ट्रेंट, फॉर कॉन्स्ट्रेंट 2 के लिए देखें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ 2 की, 2 हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट कौन सा है, ये है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास, ये बनेगी, ये इसको मैंने 2 का नाम दे दिया। उसके बाद इसमें भी पुट x1 को 0 रखो पहले इसमें, तो x2 आ जाएगा, तो वो पॉइंट c 0,3। फिर आल्सो फिर पुट कर दिया, इस x2 को 0 पुट किया, तो यहाँ से d एक पॉइंट आया जिसमें x1 क्या है 6 और x2 हमने 0 पुट किया है। इसी तरह अब यहाँ देखें मैंने क्या किया हुआ है, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। तो इसमें देखें 0 0 टेस्ट पॉइंट क्या होता है, जो हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट होती है ना 1, ये कॉन्स्ट्रेंट की बात हो रही है, ये है 1 को भी 0 रखते हैं, x2 को भी 0 रखते हैं। तो दोनों को 0 रखने पर जो कंडीशन बने अगर तो वो ट्रू हो तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन, हमारे पास सोल्यूशन जो है वो क्या करेगा, लाई करेगा ओरिजिन साइड पे। अब यहाँ देखें 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 24, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, मतलब 0 वाकई लेस दैन है 24 से, तो ये सोल्यूशन लाई करेगा ओरिजिन साइड, मतलब हमारे पास ओरिजिन साइड की तरफ जो रीजन है वो शेड होगा। उसके बाद ये कॉन्स्ट्रेंट 2 के लिए 0 0 टेस्ट पॉइंट देख लें, x1 x2 को 0 रखा किसमें, इन कॉन्स्ट्रेंट 2 में, तो वो क्या बना 0 इज लेस दैन इक्वल टू 6, तो सोल्यूशन लाइक ऑन दी ओरिजिन साइड ऑफ 2। अगर ये कंडीशन ट्रू ना होती, मतलब फॉल्स हो जाती, अगर 0 ना होता लेस दैन इक्वल टू 6, फिर हमारा जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन साइड की तरफ लाई नहीं होना था, मतलब अपोजिट साइड पे हमारा फिर वो होना था शेड। उसके बाद देखें फॉर कॉन्स्ट्रेंट 3 के लिए हमारे पास 4 कॉन्स्ट्रेंट थे, इसकी बात हो रही है ये।
3 कंस्ट्रेंट। तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 3 इसकी वही हमने इक्वल में करके लिखा, फिर x1 को 0 पुट किया, ये पॉइंट आ गया, x2 को 0 पुट किया तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। उसके बाद इसके लिए 0 0 टेस्ट पॉइंट कर लें, x1 x2 को 0 पुट करें तो 0 <= 1 आ गया। यहाँ से ये टेल्स दैट सॉल्यूशन लाई कर रहा है ओरिजिन साइड ऑफ 3 कंस्ट्रेंट जी। उसके बाद फोर्थ कंस्ट्रेंट देखें, फोर्थ में x2 <= 2 दिया हुआ है। अब देखें इसमें तो हमारे पास जस्ट वन वेरिएबल दिया हुआ है x2, x1 तो मिसिंग है, मतलब जस्ट x2 <= 2 है। तो यहाँ से जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 4 है इस वो क्या बनेगी, x2 = 2। अब देखें यहाँ से क्या पॉइंट निकलेगा, अब यहाँ x2 अगर 2 है तो इसका क्या मतलब है, हेयर x1 क्या है, यहाँ x1 यहाँ क्या होगा, 0 होगा। तो इधर से हमारे पास क्या पॉइंट आया, इसको g दे दें, g ये पॉइंट आया हमारे पास 0,2। उसके बाद इस पे 0 0 टेस्ट पॉइंट हम चेक कर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं x1 x2 को 0 रखते हैं। तो जब 0 रखेंगे, यहाँ x1 तो है ही नहीं, तो ये 0 <= 2 आ जाएगा, मतलब टुवर्ड ओरिजिन की साइड पे लाई करेगा। नेक्स्ट आ जाए, ये मैंने पॉइंट्स ले लिए हैं, फर्स्ट कंस्ट्रेंट से जो 2 पॉइंट्स आए थे, सेकंड से जो पॉइंट्स आए थे, थर्ड कंस्ट्रेंट से हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आए थे, ठीक है। अच्छा कंस्ट्रेंट से नहीं आए, सॉरी पॉइंट्स इक्वेशन से आए थे। कंस्ट्रेंट को पहले हमने इक्वेशन में चेंज किया, फिर इस इक्वेशन से हमने 2 पॉइंट्स निकाले हैं, x और पहले x1 को 0 रखा, फिर x2 को जी। और यहाँ से देखें फोर्थ कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या आया है, फोर्थ कंस्ट्रेंट का हमने अभी पॉइंट निकाला जो कि क्या है, g है, जो क्या निकला है हमारे पास 0,2, ठीक है, ये 0,2। मतलब इस मेथड का ये है कि हमने इनको ग्राफ में इन पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है। तो देखें ये सबसे पहले ए पॉइंट है 0,6, ये तो हमें पता है ओरिजिन होता है, तो ये पॉइंट होगा हमारे पास ए पॉइंट क्या होगा 0,6। उसके बाद बी है 4,0, बी कहाँ है, ये है बी पॉइंट 4,0, ये वाला पॉइंट। अब जो इक्वेशन 1 से जो 2 पॉइंट्स निकले थे ना, तो अब मैं इनको ना स्केल से मतलब ज्वाइन कर देती हूँ। तो देखें मैंने ज्वाइन कर दिया स्केल से जी। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन से जो 2 पॉइंट्स निकले हैं वो देखें, 0,3 है सी पॉइंट, सी पॉइंट कहाँ है 0,3 का मतलब क्या है, ये है 0,3, तो ये सी पॉइंट निकला 0,3, ये वाला पॉइंट। उसके बाद डी पॉइंट है 6,0, तो यहाँ डी कहाँ आएगा हमारे पास पॉइंट 6,0, तो ये है हमारे पास डी पॉइंट जिसमें x 6 है और y क्या है 0। तो इक्वेशन 2 से 2 पॉइंट्स निकले थे, इन दोनों पॉइंट्स को ना हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये देखें मैं ज्वाइन कर रही हूँ, ये मैंने ज्वाइन कर दिए दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये वाली लाइन इक्वेशन बन के। तो यहाँ हम ना 1 दे दें, ये क्यों दे रहे हैं अभी आपको पता चलता है बाद में, ये आपके आसानी के लिए कर रही हूँ मैं ये। उसके बाद थर्ड कंस्ट्रेंट देखें, ई पॉइंट है 0,1 जी, 0,1 कहाँ है, तो यहाँ x 0 है y 1 है, तो मतलब ई वाला पॉइंट होगा हमारा 0,1, ये वाला पॉइंट ये। और उसके बाद f पॉइंट है -1,0, तो मतलब -1 हमारा यहाँ कहीं जाके आएगा, f पॉइंट -1,0, तो ये वाला पॉइंट। अब देखें जो थर्ड इक्वेशन से हमें जो 2 पॉइंट्स मिले हैं, उन दोनों पॉइंट्स को भी हमने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ मैं इनको ज्वाइन कर रही हूँ, इन पॉइंट्स को इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिए। उसके बाद देखें फोर्थ कंस्ट्रेंट जी, फोर्थ कंस्ट्रेंट में हमारे पास जस्ट 1 पॉइंट निकला है g 0,2, तो ये g 0,2 बताऊँ। अब यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा होगी इस तरह से, मतलब यही है ना g वाला पॉइंट, ये g वाला पॉइंट है 0,2, ये वाला पॉइंट है। तो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा होगी, क्योंकि जस्ट 1 पॉइंट है तो हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखें हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये मैंने ड्रॉ कर दी। तो अब इसमें देखें हमने ग्राफ अपना ड्रॉ कर लिया है, हमने सारे पॉइंट्स इस पे प्लॉट कर दिए हैं। अब हमने निकाले हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होते हैं, पॉइंट्स तो हमारे पास ढेर सारे हैं, काफ़ी हमें नज़र आ रहे हैं, इनके बीच में भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे। कॉर्नर पॉइंट्स वो होते हैं जो हमारी कंडीशन, जो फिजिबल रीजन के जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनको कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये जो लाइन है ये किसकी है, थर्ड इक्वेशन की। और फोर्थ इक्वेशन की कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन जी वाली, तो ये फोर्थ इक्वेशन की लाइन मैंने लगा दी। तो अब देखें इसमें ना, अब सब में हमारे पास <= था, इसका क्या मतलब है कि जो इनका सोल्यूशन है वो ओरिजिन की साइड पे लाई करेगा। इस लाइन का भी ओरिजिन की साइड पे लाई करेगा, इसका भी ओरिजिन की साइड पे, इसका भी ओरिजिन की साइड पे, इसका भी ओरिजिन टुवर्ड दी ओरिजिन, ठीक है। सब की सब लाइनों का टुवर्ड दी ओरिजिन लाई कर रहा है। फिजिबल रीजन बोलते हैं जो सब के सब इक्वेशंस की जो लाइन है ना, इनका जो कॉमन रीजन होगा ना, उसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। और इन सब का कॉमन रीजन क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये
ये इतनी सारा रीजन क्या बन रहा है, फिजिबल रीजन बन रहा है। मतलब इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन। ठीक है, और देखें ये फिजिबल रीजन नहीं है, मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं इसका तो नहीं है ना ये रीजन कॉमन, तो हमने सबका कॉमन रीजन को हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। अब ऐसे तो आप कहेंगे हम ये क्यों नहीं ले सकते, तो ये हम इसमें शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये इसका तो है ये फिजिबल रीजन, मतलब जस्ट 2 इक्वेशन का तो है लेकिन इसका तो नहीं है ना, इससे तो ये बाहर ही है, तो इसलिए हमने सबका कॉमन लेना है। तो चूँकि सब 2 रीजन है तो हमारे पास ये फिजिबल रीजन आएगा जी। अब कॉर्नर पॉइंट्स बात होती है, 0 है एक हमारे पास और एक ये वाला पॉइंट है जहाँ ये 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ एज का, तो ये मेरे पास एज पॉइंट है। उसके बाद यहाँ 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, एज हो गया, इसको नाम दे देते हैं आई का। उसके बाद इस पॉइंट पे हमारे पास 2 लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं, एच आई, इसको हम नाम दे दें जे का। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हो गए और एक ये ई वाला कॉर्नर पॉइंट्स, मतलब ये सारा हमारे पास ये अंदर वाला क्या है, फिजिबल रीजन है। मैं आपको ना ये इधर शेड कर देती हूँ, ये हमारे पास क्या है, फिजिबल रीजन है। और अब हमने ये पॉइंट्स जो हमने सारे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये मैंने रीजन शेड कर दिया। अब एक ये 2 ये पॉइंट्स भी मिला हुआ है, एज पॉइंट का हमें नहीं पता, आई पॉइंट का नहीं पता, जे पॉइंट का नहीं पता, ई का भी पता है। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट करें, ये है क्वेश्चन यहाँ। अब देखें ये जो मैंने नंबरिंग दिया ना, ये इसलिए दिया, यहाँ अब आपको आसान होगा। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन थी वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमें ये पॉइंट मिल रहा है, तो मतलब इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास ये पॉइंट आएगा। तो देखें मैं पीछे से वो 2 इक्वेशन लिख लेती हूँ, क्या है। फर्स्ट इक्वेशन है 6x1 + 4x2 = 24। तो इन दोनों इक्वेशन से किस तरह पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, पहले इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से, तो जब 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6x1 + 12x2 और = क्या बन गया, 36 बन गया। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको मैं इसी के नीचे लिख रही हूँ, 6x1 + 4x2 = 24। तो जी अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये 6x1 कैंसिल हो जाएंगे, 12 - 4 8x2 आया = 36 - 24 मतलब 12 आया। तो यहाँ से हमारे पास x2 क्या पॉइंट आ गया, 3/2, या आप कह सकते हैं कि 3/2 को और क्या बोलते हैं, x2 = 1.5 आया। अब इस x2 मतलब 3/2 को इस इक्वेशन 1 या 2 में आप पुट कर लें तो x1 आ जाएगा। तो देखें 6x1 + 4x2 हमारे पास क्या है, 3/2 है, = 24। तो ये 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से 6x1 + 6 = 24। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x1 = 24 - 6, तो यहाँ से 24 - 6 कितना होता है, 18। तो यहाँ से देखें हमारे पास क्या पॉइंट है, x1 = 3 आ जाएगा। जो पॉइंट बना x1 और x2 का वो क्या बना, 3, 1.5 मतलब 3/2। तो ये जो एच वाला पॉइंट है ना, अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, तो ये क्या निकला है, 3,3/2। उसके बाद देखें अब एच और जे पॉइंट को फाइंड आउट करना है, जहाँ से ये हमें आई पॉइंट मिल रहा है वो कौन कौन सी 2 लाइनें हैं। तो एक तो लाइन ये है 2 वाली, ठीक है, और एक लाइन कौन सी है, 4 वाली। तो जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 है ना, मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन 2 कहाँ है हमारी, ये =, ये मैंने यहाँ लिखी नहीं है, आप लिख लीजिएगा पहले। जब आप इनको इक्वेशन में लिख लेंगे ना तो फिर आपकी जो इस इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन 4 से आपके पास ये पॉइंट निकलेगा आई। तो वो मैं इसी तरह ये 2 पॉइंट्स निकाल लेती हूँ। देखें ये इक्वेशन मैंने 2 लिख ली, ये 4 लिख ली, दोनों इक्वेशंस की मदद से हमने ये पॉइंट निकाला है। यहाँ से x2 को इसमें पुट किया तो x1 आ गया, तो यहाँ से आई पॉइंट निकल गया 2,2। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ आई पॉइंट हमारा निकल गया 2,2। उसके बाद देखें ये जो जे पॉइंट है ये और हमने फाइंड आउट करना है, कॉर्नर पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसमें देखें कौन सी 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं जो हमें ये पॉइंट मिल रहा है। एक तो ये 3 वाला 3 इक्वेशन की लाइन और एक ये 4, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमारे पास ये जे पॉइंट निकलेगा। तो मैंने वो दोनों इक्वेशन लिखी 3 और 4, तो यहाँ देखें जे पॉइंट आया 1,2। तो अब हमारे पास सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। एक हमारे पास ओरिजिन था यहाँ 0,0, फिर हमारे पास बी पॉइंट था 4,0, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एज पॉइंट है, एज पॉइंट क्या निकला है, 3,3/2, तो यहाँ 3,3/2। उसके बाद आई पॉइंट हमारे पास निकला है क्या है, 2,2, तो यहाँ मैं एक आई पॉइंट भी लिख लेती हूँ
2,2 निकला। उसके बाद जे पॉइंट है हमारे पास, जे पॉइंट निकला है 1,2। यहाँ भी मैं लिख देती हूँ 1,2। तो ये मैंने यहाँ जी लिखा हुआ है तो इसको मैं जे कर लेती हूँ। तो देखें हमने सारे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, हमारा इतना सा काम था। अब देखें कॉर्नर पॉइंट जैसे ही हमारे पास फाइंड आउट होंगे, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, इन सब में फर्स्ट वाला एक्स है, सेकंड वाला वाई है। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना गिवन में, जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ना उसमें हमने ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने हैं। x1 की जगह पे 0 पुट करेंगे, x2 की जगह पे 0 पुट करें, तो आपके पास यहाँ से z मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जब आप b को 4 पुट करेंगे यहाँ 20 आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा। इसी तरह जब आप इस पॉइंट को इधर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 13 आंसर आएगा। उसके बाद 3 इंटू इधर पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 15 + 6 मतलब 21। तो z = 21 आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन का आंसर आया। उसके बाद इस पॉइंट को इसमें पुट करें तो ये हमारे पास z = 4 आ जाएगा। उसके बाद i लास्ट पॉइंट है, इसमें पुट करेंगे तो आपके पास 10 + 8 क्या आया 18 आया। तो z = 18। अब देखें ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज़ आई हैं ना, इन सब में से आपने देखना है कौन सा हमारे पास मैक्सिमम है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि मैक्सिमाइज करें z को, ठीक है। तो अगर मिनिमाइज कहेंगे तो हम 0 को सिलेक्ट करेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये है हमारे पास मैक्सिमम। तो ये जो 21 है ना इसको बोलेंगे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लिखेंगे z = 21 क्या है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एट किस पॉइंट पे, एट पॉइंट क्या है x = कितना है यहाँ 3 है और y = कितना है 3/2 है। हमारा ये सोल्यूशन निकला है। तो बस इतना सा काम करना है आपने, यहाँ आपका जो है वो मेथड एंड डोर है। तो हमने क्या किया यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट किया अपना ग्राफिकल मेथड का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब देखें इधर बुक से अब आपको सारा समझ आएगा। यहाँ देखें मेरी पेंसिल, ये देखें यहाँ आप देखें बुक में ये हमारे पास 4 कॉन्स्टेंट थे। अब देखें ये वाली वो लाइन है जो हमने ड्रॉ की है। देखें मैं आपको इधर से भी दिखाती हूँ, देखें अब आपको समझ आएगी। अब ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है जो हमने ड्रॉ की, जी पॉइंट है। शायद आपको पॉइंट्स में मसला हो, हमने अपने हिसाब से पॉइंट्स नाम दिया, हमारी मर्जी है ABCDIJK, ठीक है। जो हम तो इधर बुक में उन्होंने क्या दिया हुआ है, इस ओरिजिन को A कहा हुआ है, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये DEF इस तरह से पॉइंट दिए। मैं तो देखें इतनी तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स निकले हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपको ये सारी फिगर समझ आ रही है ना। तो ये जो रीजन है ना अंदर वाला, मतलब इन पॉइंट्स के बीच का, ये हमारे पास फिजिबल रीजन है। ये सारी इक्वेशन सारी कॉन्स्टेंट का कॉमन रीजन है हमारे पास, इसको फिजिबल रीजन बोलते हैं। तो अब आप ये जब सारी थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। अब हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ देखें ये हमारे पास मैक्सिमाइज फंक्शन है, मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम निकल रहा है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो आप लाइक कर दिया करें, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें। आप नहीं जानते कि आपके एक कमेंट से कितनी खुशी मिलती है। तो दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।